हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के रिलेशन को। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम निकालते हैं अ रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो फ्रेंड्स, बिना डिले किए हुए हम आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन में। इससे पहले कि हम सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच रिलेशन निकालें, कुछ पॉइंट्स जो हम पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं उनको रिकॉल कर लेना हमारे लिए जरूरी है। तो आइए हम सरफेस एनर्जी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड possess extra energy compared to the molecules in the interior। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि हमने एक कंटेनर में लिक्विड लिया था, एग्जाम्पल इसका, और यहाँ पे जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल है वहाँ हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात कर चुके हैं। अंदर मॉलिक्यूल से मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जिसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है वो। तो ये मॉलिक्यूल पर कोई भी फोर्स नहीं लगता, चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग करके नेट फोर्स को जीरो कर देते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल लेते हैं तो आपको याद होगा कि लिक्विड सरफेस के मॉलिक्यूल का हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड से बाहर था, जिसकी वजह से लिक्विड जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उस पर एक नेट फोर्स लिक्विड के अंदर की ओर लगता है। और फ्रेंड्स, यही वो फोर्स है जिसकी वजह से अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल को लिक्विड के अंदर से सरफेस तक लेकर के आते हैं तो इस एक्टिविटी में हमें वर्क करना पड़ता है, और ये वर्क उस सरफेस मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान होगा कि अगर हम एक किसी छोटे बर्तन जैसे ग्लास में हमने वाटर लिया है तो इसका फ्री सरफेस आपको कम मिल रहा है। इसे अगर हम फैलाएं, मान लीजिए प्लेट में स्प्रेड किया, तो इसका फ्री सरफेस बड़ा हो जाता है। और फ्री सरफेस बढ़ाने में हमें लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल को सरफेस तक लेकर आना ही होगा। यानी जो इनवर्ड फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल पर, सरफेस मॉलिक्यूल पर, तो उस इनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करके लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल को लिक्विड के सरफेस के ऊपर तक लेकर आना होगा, तभी हम लिक्विड के फ्री सरफेस एरिया को बढ़ा पाएंगे। दैट मीन्स अगर लिक्विड का फ्री सरफेस एरिया हम बढ़ा रहे हैं तो वहां पर एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर से आने ही होंगे, और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जब लिक्विड के अंदर से सरफेस तक आएगा तो इन मॉलिक्यूल्स में हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि इनवर्ड लग रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करके ही मॉलिक्यूल को फ्री सरफेस तक लेकर आ सकते हैं। एंड दिस एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द फ्री सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। फ्रेंड्स, जो सरफेस पे फ्री मॉलिक्यूल हैं, फ्री सरफेस पर मॉलिक्यूल हैं, उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो पर यूनिट एरिया एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी है उसी को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। और आप अभी जैसे हमने रिकॉल भी किया, पिछले वीडियो में डिटेल में देखा था कि ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों आ रही है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी उस वर्क डन की वजह से आ रही है जो इनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट हम लिक्विड मॉलिक्यूल पर वर्क करते हैं, जिससे लिक्विड मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर से लिक्विड के सरफेस तक आ सके। सो इट इज दिस सरफेस एनर्जी, इसको हम कैसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बाय यूनिट अमाउंट। यानी फ्री सरफेस जो लिक्विड का है उसकी एरिया को यूनिट अमाउंट से बढ़ाने के लिए जो वर्क हम करते हैं वही लिक्विड की सरफेस एनर्जी है। तो हम चाहे कहें एक्स्ट्रा एनर्जी पर यूनिट एरिया, दैट इज सरफेस एनर्जी, या हम कहें वर्क डन टू increase the surface area upon increment in surface area is surface energy। यानी work done in increasing the area of the free surface of the liquid by unit amount is the surface energy। So friends, surface energy is equal to work done upon increase in surface area। तो फ्रेंड्स, आपको surface energy यहाँ पे रिकॉल हो गया होगा, क्लियर हो गया है टर्म।
तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, उस पर आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच रिलेशन हम यहाँ पर निकालेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है ABCD। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है हमारे पास। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज हम और कह देना चाहते हैं कि हम कैसे इस फ्रेम को बनाएं। मान लीजिए एक वायर लिया जिसे हमने ये U शेप में फोल्ड कर दिया। फ्रेंड्स, इसे फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक दूसरा वायर ऐसे रख दिया। इसको रखते ही ये पोर्शन हमारा AB बन जाता है, ये C और ये D, और रेक्टेंगुलर फ्रेम रेडी हो गया। इस तरीके से जब फ्रेम बनाते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो AB पोर्शन है ये मूवेबल होता है, ये फ्री होता है, ये फ्रेम का पार्ट मूव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मीन्स हमारे पास एक ABCD फ्रेम हो गया और इस फ्रेम में जो AB वायर है वो मूवेबल है। अब फ्रेंड्स, इस AB पोर्शन को आप होल्ड करिए, पकड़ लीजिए, और ABCD जो फ्रेम है इसको आप सोप सोल्यूशन में डिप करा दीजिए। जैसे ही इस फ्रेम ABCD को आप सोप सोल्यूशन में डिप कराएंगे, तो फ्रेंड्स किसी भी फ्रेम को जैसे ही सोप सोल्यूशन में आप डिप कराते हैं तो उस फ्रेम में एक लिक्विड की फिल्म बन जाती है। आपका अपना एक्सपीरियंस भी होगा, किसी डिटर्जेंट या सोप सोल्यूशन में अपने हाथ को भी अगर आप चलाते हैं तो आपको अपने फिंगर्स के बीच में भी एक फिल्म बनी हुई दिखाई पड़ती है। फ्रेंड्स, बहुत पतली फिल्म होती है, देखने में तो आपको एक लेयर, एक चादर सी ही दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ ये बात भी क्लियर कर दें आपको कि वो फिल्म जो है वो डबल लेयर में होती है। आप इस तरीके से मान सकते हैं कि आपने एक चादर को फैलाया और इसके ऊपर आप दूसरी चादर फैला दीजिए, इन दोनों चादर के बीच में एयर का एक गैप है। तो ये हमारी फिल्म का स्ट्रक्चर होता है। यानी अगर हम इस ABCD को सोप सोल्यूशन में डिप करा के निकालते हैं तो आपको ये लिक्विड की फिल्म दिख रही है। तो एक तो इसमें वो लेयर जो आपको ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है, और एक इसके पीछे की लेयर यानी डबल लेयर में होगी। दोनों लेयर के बीच में एयर का गैप होगा, ये स्ट्रक्चर होगा इस फिल्म का। फ्रेंड्स, यहां पर हमें फिल्म हमने प्रिपेयर कर ली है। Now this film tries to have minimum surface area due to surface tension and hence pulls the wire AB inward. फ्रेंड्स, जैसा कि सरफेस टेंशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां हम लोगों ने डिस्कस किया कि सरफेस टेंशन क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू विच द free surface of the liquid behaves as the stressed membrane। जो खिंची हुई झिल्ली की तरह लिक्विड का फ्री सरफेस बिहेव करता है, यानी वो सिकुड़ने की टेंडेंसी रखता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। लिक्विड के फ्री सरफेस की टेंडेंसी होती है कि वो सिकुड़ कर अपने सरफेस एरिया को मिनिमम कर ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो ABCD फिल्म आपको दिख रही है डबल लेयर में, ये फिल्म भी फ्री सरफेस है लिक्विड का। एक ऊपर का लेयर जो दिख रहा है और एक इसके जस्ट पीछे, इन दोनों ही लेयर की टेंडेंसी होगी कि ये सिकुड़ कर सरफेस एरिया मिनिमम कर लें। अब फ्रेंड्स, जो फ्रेम हमने बनाया है उसमें ये CB पोर्शन फिक्स है, ये DC पोर्शन फिक्स है, ये DA पोर्शन फिक्स है, लेकिन AB मूवेबल है। अब जब ये फिल्म सिकुड़ने की टेंडेंसी रखेगा तो वो इन सभी पोर्शन पर अंदर की ओर एक फोर्स लगाएगा, लेकिन फिक्स वाला जो पार्ट है यानी BC CD DA फिक्स वाला पार्ट नहीं मूव कर सकता। बट जो हमारा मूवेबल पार्ट है यानी जो AB पार्ट है लिक्विड का, वो AB पार्ट मूव करेगा, इस पर फोर्स लगेगा अंदर की ओर ड्यू टू सरफेस टेंशन, और ये AB अंदर की ओर मूव करेगा। फ्रेंड्स, डबल लेयर ऑफ द लिक्विड हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो यहाँ डबल लेयर का क्या इफेक्ट आएगा जो हम आगे लेने वाले हैं वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वायर AB है जिसकी लेंथ आपको क्लियर है कि L लेंथ है इस वायर की। अब ये लिक्विड की जो फिल्म बनी है, फिल्म का कितना लेंथ इस वायर AB को टच करता है। तो फ्रेंड्स, देखने से आपको लग रहा होगा कि L लेंथ ऑफ द फिल्म टचेस द वायर AB।
लेकिन फ्रेंड्स फिल्म डबल लेयर में है तो एल तो वो लेंथ है टच कर रही जो ऊपर से आपको दिख रही है, और एल लेंथ ही फिल्म की पीछे की तरफ से जो सेकंड लेयर है वो भी वायर को टच कर रही होगी। यानी टोटल 2L लेंथ है फिल्म की जो कि वायर AB को टच करेगी। तो फ्रेंड्स यहां से हम देखें कि AB वायर पर सरफेस टेंशन की वजह से अंदर की तरफ कितना फोर्स लगेगा। तो फ्रेंड्स वो फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू 2SL। L आपको क्लियर है, ये वाली लेंथ है। 2L भी आप समझ गए हैं कि कहां से आया होगा। तो लिक्विड की फिल्म वायर AB की कितनी लेंथ को टच करती है, 2L लेंथ को टच करती है। वहां से यहां पर 2L आएगा, और S क्या है, S सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो फ्रेंड जो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी उससे आपने देखा था सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द इमेजिनरी वायर या इमेजिनरी लाइन। यहां AB जो वायर है उसको L लेंथ तो ऊपर की तरफ दिख रही है जो कि फिल्म टच करती है, और L लेंथ पीछे की तरफ से टच करती है। तो फ्रेंड्स यहां हम आप ये कह सकते हैं कि यहां पर हम एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करें जो कि 2L लेंथ की है। 2L लेंथ ये कहां से आ जाएगा फ्रेंड्स, 2L लेंथ का मतलब हुआ जो ऊपर की तरफ से हमें दिख रही है, और 2L लेंथ में L लेंथ हमें ऊपर की तरफ दिख रही है और L लेंथ पीछे की तरफ ही दिख रही होगी। टोटल लेंथ हो जाएगी इसकी 2L, यानी इमेजिनरी लाइन जो यहां हमें कंसीडर करनी है वो 2L लेंथ की हो जाएगी। और जैसे ही वो इमेजिनरी लाइन हमारी 2L लेंथ की हो जाती है तो सरफेस टेंशन की अगर डेफिनेशन आप उस 2L लेंथ की इमेजिनरी लाइन के लिए यूज करें तो आप क्या कहेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन यानी F अपॉन 2L। तो वायर पर लगने वाला फोर्स जहां इमेजिनरी लाइन आपने 2L लेंथ मानी है कितनी आ जाएगी, F इज इक्वल टू S इंटू 2L। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां जो वायर पर फोर्स हमने लिया है S, वो फोर्स कहां से आ रहा है, S सरफेस टेंशन है और जो फोर्स लग रहा है वो है F, और वायर पर लगने वाला फोर्स कितना हो गया, F इज इक्वल टू 2SL। तो फ्रेंड्स इसी चीज को हमने ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इतना फोर्स है F इज इक्वल टू 2SL जो कि AB वायर पर अंदर की ओर लगेगा, और इस फोर्स की वजह से वायर अंदर की ओर मूव करने की टेंडेंसी में आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ हम AB वायर को अंदर नहीं मूव करने देना चाह रहे हैं क्योंकि हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी क्या होगा, वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स हमें वर्क डन चाहिए होगा पहले तो जो हम निकालेंगे, और कितना इंक्रीमेंट हो रहा है सरफेस एरिया में, तो हमें एरिया को घटने नहीं देना, उसको बढ़ाना है। वो इंक्रीमेंट इन एरिया यहाँ पर देखेंगे कि कितना होगा, और चूंकि एरिया बढ़ाना है, मूवेबल वायर है AB, तो AB वायर को AB से हम A-B' पोजीशन तक खींच करके ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर AB को हम AB से A-B' तक ले जाएंगे तो कितना इंक्रीमेंट इन एरिया हो जाएगा, ये वाला जो रेक्टेंगुलर एरिया है ये आपको दिख रहा होगा, ये इतनी फिल्म बढ़ जाएगी। और फिल्म का मतलब डबल लेयर, यानी जितना एरिया ऊपर दिख रहा है उतना ही एरिया इसके पीछे होगा, इतना एरिया बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ऊपर दिखने वाला एरिया कितना है, ये लेंथ आपको L दिख रही है, यानी AB साइड है L और ये साइड है X। तो L इंटू X, इतना एरिया जो आपको ऊपर दिख रहा है वो बढ़ा, और इतना ही एरिया बैकवर्ड होगा इसके पीछे जो दूसरी लेयर है फिल्म की, उतना बढ़ेगा। दैट मीन्स एरिया में इंक्रीमेंट जब हम निकालेंगे तो हमें सीधे से मिल जाएगा 2LX, जैसा कि ये देखिए इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म इज इक्वल टू 2LX। अगर AB को हम AB से A-B' तक ले जाएंगे तो इंक्रीज इन एरिया होगा 2LX।
लेकिन फ्रेंड्स इस एरिया को बढ़ाने के लिए ए बी को ए डैश बी डैश तक ले जाना होगा। अब ए डैश बी डैश तक ले जाने के लिए फ्रेंड्स आप देखिए सरफेस टेंशन की वजह से अंदर की तरफ फोर्स लगा F इज इक्वल टू 2SL, लेकिन हम वायर को बाहर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं तो हमें ए बी वायर पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा 2SL। अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि हमें एक्सीलरेटेड मोशन कराने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, हमें सिर्फ सरफेस एरिया को इंक्रीज कराना है, यानी वायर में अनएक्सीलरेटेड मोशन हमें देना है। तो हम वायर पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, उसको एक बार हम मूव करा देंगे तो उसे इस फोर्स को यूज करके ए बी से ए डैश बी डैश तक ले जा सकते हैं। दैट मीन्स हम अगर बाहर की तरफ इस पर फोर्स लगा देंगे F इज इक्वल टू 2SL तो हम इसे ए डैश बी डैश तक ले जा पाएंगे। और ए डैश बी डैश तक जाने का मतलब है वायर का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ X। और इस चीज को यूज करके अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब हम सिंपल फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं? अदरवाइज हमें वेक्टर नोटेशन में जाना पड़ता, लेकिन हमने यहाँ सिंपल फॉर्मूला इसलिए लिया क्योंकि फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसलिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने किया, फोर्स इनटू डिस्टेंस हमने ले लिया। फोर्स की जगह लिखेंगे 2SL एंड डिस्टेंस की जगह X लिखेंगे तो वर्क डन आ गया इस एक्टिविटी में। जब हम ए बी को ए डैश बी डैश तक ले जाते हैं वर्क डन आ गया हमारा 2SLX। तो इतना वर्क हमने किया, इतना वर्क करने में सरफेस एरिया फिल्म का कितना बढ़ा 2LX। ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको कि कैसे 2LX आया। तो फ्रेंड्स अब वर्क डन आ गया और इंक्रीमेंट इन सरफेस एरिया आ गया, इतना सरफेस बढ़ाने में कितना वर्क डन है वो आ गया और कितना सरफेस बढ़ा ये हमारे पास है। तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, यानी वर्क डन जो हमारे पास आया है ये वाला टर्म, इसको इस इंक्रीज इन सरफेस एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें सरफेस एनर्जी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स हमें सरफेस एनर्जी कितनी मिल गई? सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू S, और S क्या था? सरफेस टेंशन। दैट मीन्स इस केस में हमें क्या मिला? सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, यानी सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन इक्वल आए हैं। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट इंक्रीमेंट इन एरिया। तो फ्रेंड्स सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस देखते रहें। अभी हम सरफेस टेंशन से रिलेटेड और कई टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। आगे के फिजिक्स के और टॉपिक्स भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कीप ऑन वॉचिंग, और आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।